अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेसिकली पीटीबी की जो टेक्स्ट बुक है एजुकेशन की उसको कवर कर रहे हैं एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। कोविड-19 की वजह से जो ये सारी सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स हैं, और हम जो है ट्रेडिशनल मेथड से हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो ऑनलाइन सिस्टम जो है आपका कंटिन्यू है आपके लेक्चर्स को कंटिन्यू करने के लिए। तो बेटा हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 1 हमने मुकम्मल कर लिया और उसमें हमने सारा जो मुसलमानों का एजुकेशनल सिस्टम था बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, उसको हमने देखा कि वो किस तरह की उनकी क्या सिस्टम था एजुकेशन का, किस तरह के टीचर्स थे, स्टूडेंट्स कैसे थे, टीचिंग मैथडोलॉजी कैसी थी, ठीक है। अब भी चैप्टर 2 जो है ये वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। अब ये वो टाइम पीरियड है बेटा जब ब्रिटिश जो है, इंग्लिश जो है, उन्होंने बरे सगीर जो पाको हिंद है उसमें अपना कब्जा किया है, जो आपको 1987 की जो वॉर है, जंग आज़ादी का नाम भी जिसे दिया गया। तो उसके बाद से जो अंग्रेज थे वो बाकायदा यहाँ पर एज ए रूलर वो यहाँ पर आ गए और उन्होंने यहाँ पर रूल किया। तो उनकी एजुकेशनल पॉलिसीज़ क्या थी, इस चैप्टर में हमने बेसिकली वो पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन है आपके चैप्टर 2 का, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ, ये पूरे इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करने जा रहे हैं कि बेसिकली कि जो ब्रिटिश हैं वो कब आए हैं बरे सगीर में, ठीक है, और बेसिक्स क्या थी उनकी एजुकेशन की, किस ज़रिए से आए थे, किस हवाले से आए थे, और किस तरह से हुक्मरान बन गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस ही आप देखिए कि जो मौरखीन हैं या तारीख लिखने वाले हैं वो खुद एतराफ़ करते हैं कि जब बरे सगीर में मुसलमानों का दौर था तो तालीम आम भी थी, मुफ्त भी थी, म्यार तालीम भी बुलंद था और तालीमी सहूलतें भी मैसर थी, ठीक है। सर थॉमस मनरो हैं, वो क्या कहते हैं जी, उन्होंने जो रिपोर्ट अपनी निकाली 25 जून 1822 को, उसमें उन्होंने इतराफ़ किया कि जो मद्रास जो है उसके सूबे में हर 500 अफराद की आबादी में एक स्कूल मौजूद था। मतलब कि जहाँ पर 500 लोगों की आबादी होगी वहाँ पर एक स्कूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो आबादी का टोटल का 1/3 था उनको स्कूलों की सहूलत दस्तयाब थी, एजुकेशन वो ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे है, उसमें क्या है जी, R.V. प्रोलेकर हैं, वो क्या लिखते हैं कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों का तनासब उतना ही है जितना कि यूरोपीय ममालिक में है। अच्छा, ये तब की बात हो रही है बेटा जब मुसलमानों का दौर हुकूमत था, ये उन पर रिसर्च की गई है, तो ये लोग उनके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, ये करंट रिपोर्ट्स नहीं है। उसके बाद सूबा बंगाल और बिहार, इनके बारे में सबसे ज़्यादा तफसील से रिपोर्ट लिखी गई है, और किसने लिखी है, विलियम एडम है, उसने लिखी है। और उसने कहा है कि बंगाल और बिहार में 5 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल मौजूद था जहाँ पर बेसिक्स सिखाई जाती थी, लिखना पढ़ना और बेसिक मैथ्स, ठीक है। फिर पंजाब, उसके बारे में मिस्टर आर्नल्ड वो क्या लिखते हैं, तालीम यहाँ पर आम है, मुसलमान हिंदू सिख सबको तालीम मिलती है, अलबत्ता जो टीचर्स हैं वो मुस्लिम हैं, टीचर्स मुआवजा नहीं लेते और औकाफ की आमदनी से चल रहे हैं, लड़कियों के लिए स्कूल अलग है, ठीक है। अगेन सिंह बेटा की ये करंट रिपोर्ट नहीं है, ये उस वक्त की रिपोर्ट है। सर विलियम हंटर हैं, वो क्या लिखते हैं, मुल्क पर हमारे कब्जे से पहले, अब सर विलियम हंटर बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, जो बाद में ब्रिटिश रूल बन गई यहाँ पर, उसने अपना रूल शुरू कर लिया, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ये क्या कहते हैं, हमारे कब्जे से पहले मुसलमान सिर्फ सियासी एतबार से ही नहीं बल्कि इल्मी एतबार से भी हिंदुस्तान में एक बड़ी कुव्वत थे, ठीक है। निज़ाम तालीम आला जहनी तरबियत भी देता था और इसमें तमाम जो बाकी सोसाइटी में मौजूद तालीमी निज़ाम थे उन सब से वो कई गुना बेहतर था, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो उस वक्त की हैं ये हमें क्या बताती हैं कि जब मुसलमान यहाँ पर काबिज हुक्मरान थे, कब्ज़ा तो खैर अंग्रेज़ों ने किया था, जब मुसलमान यहाँ पर हुक्मरान थे तो निज़ाम तालीम बहुत बेहतरीन था। फिर क्या हुआ, तिजारत की गर्ज से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये जो अंग्रेज़ हैं ये बरे सगीर में आए।
1857 की जो जंग पलासी थी उसमें फतह याब हुए, ठीक है। और आहिस्ता 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 इन्होंने पूरे बर सगीर में अपना असर रसूख कायम कर लिया और फाइनली 1857 की जो जंग आज़ादी हुई उसमें बाकायदा तौर पर ये हुक्मरान हो गए, ठीक है। और अगर 1857 से पहले का टाइम पीरियड देखें जो कि 1757 है, ठीक है, तो बेसिकली इनकी हुक्मरानी तो वहीं से शुरू हो गई थी। सिर्फ बाकायदा तौर पर 1857 पर ये आए थे, लेकिन जो इनके असरात थे, जो इनके इफ़ेक्ट्स थे लोगों के जहनों पर और ज़िंदगियों पर, वो 1757 से शुरू हो गए थे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, ये एक तसलसल था कि आहिस्ता 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 किस तरह से जो कंपनी थी वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर बेटा आपने ये जो पूरा इंट्रोडक्शन का है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है ना, सर थॉमस मुनरो की है, आरवी प्रोलेकर की है, विलियम एडम की है, मिस्टर ऑर्नल की है और सर विलियम हंटर की है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि मुसलमानों के निज़ाम तालीम के बारे में विलियम एडम ने क्या कहा है, ठीक है, तो ये आपने याद करनी है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब ये बेटा स्टार्ट बेसिकली हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेज आए, किस तरह से है बरे सगीर में, ठीक है। 1757 में जंग पलासी हुई और ये जो अंग्रेज थे वहां पर जीत गए, ठीक है। और बंगाल में इन्होंने कब्जा कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका आहिस्ता आहिस्ता असर रसूख फैलना शुरू हो गया, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहला काम बेटा क्या किया, इन्होंने अपनी एजुकेशनल पॉलिसी जो थी उसको मॉडिफाई करना शुरू किया, क्योंकि आप भी जानते हैं बेटा, सब जानते हैं कि किसी भी जगह पर अगर कल्चर चेंज करना हो, लोगों का रहन सहन चेंज करना हो, लोगों की जहनीत चेंज करनी हो, तो अगर हम उस जगह का जो एजुकेशन सिस्टम है हम उसको चेंज कर दें तो वहाँ पर मौजूद लोग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यही जो ट्रिक थी, यही हथियार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस्तेमाल किया, ठीक है। बाकायदा तौर पर उन्होंने पॉलिसीज बनाई एजुकेशन की, जो उनको पता था कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उनके जो जहन है, उनकी जहनियत जो है वो बदल देगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका पैराग्राफ सेकंड है कि तजारत तक तो इनकी सरगर्मियाँ थी ही, लेकिन इन्होंने ईसाइयत की तबलीग भी शुरू कर दी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम कंपनी के खर्च पर ईसाइयत की तालीम देंगे, मतलब अगर कोई सीखना चाहे तो उसको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक चार्टर 1698 में आया बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ से, जिसने क्या कंफर्म किया कि कंपनी के जितने भी जहाँ जहाँ पर उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ जहाँ पर उनके तजारती जहाज़ हैं, वहाँ पर ईसाइयत की बाकायदा तालीम दी जाएगी और स्कूल भी बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है जी, बड़े ज़ोरों शोर से ईसाइयत की भी तालीम शुरू होगी बेटा, जहाँ जहाँ भी मिशनरी एजुकेशन की बात होगी वो ईसाइयत की तालीम की बात है, ठीक है। अच्छा जी, कंपनी की तालीमी जो पॉलिसी है उसका जो बानी कहा जाता है वो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, और ये बेसिकली कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजम था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट था जो क्रिश्चियनिटी में और क्रिश्चियन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट था, और उसने एक मिशन के तहत बरे सगीर में जो है ईसाइयत की तालीम को आम बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ, ठीक है, आपने इनको बेटा याद कर लेना है। अभी तक जितनी बातें मैंने सारी आपको बताई हैं ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ठीक है। याद करने के लिए क्या है, यहाँ पर जो चार्ल्स ग्रांट है उसने अपना एक एक्ट दिया और उसके अकॉर्डिंगली कुछ उसने सजेशंस दी कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से इसको बरसगीर का जो तालीमी निज़ाम है उसका बानी भी कहा जाता है।
अच्छा, अब इसके पॉइंट्स क्या थे, ये पॉइंट्स गौर से पढ़िए और यही आपने याद भी करने हैं कि जो चार्ल्स ग्रांट था उसके जो मेजर मेन पॉइंट्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो तालीमी पॉलिसी थी उसके जो मेजर पॉइंट्स थे वो क्या थे। नंबर 1 देखिए कि जो मगरबी अलूम है वो पढ़ाए जाएंगे, ईसाईयत को फ़रोग दिया जाएगा, और जो मिशनरी इदारे हैं उनकी या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सरपरस्ती करेंगे। अच्छा, अब मगरबी अलूम के साथ साथ मशरकी अलूम को भी कंटिन्यू करेंगे ताकि जो कारोबारे हुकूमत है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मशरकी जो अलूम है उसमें अदब, ठीक है, लिटरेचर जिसे कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। जहाँ जहाँ मदरसे हैं, पाठशालाएं हैं, वो वहीं पर रहेंगी। और ये टर्म बेटा डिपेंड करती है रिलीजन पर। मदरसा मुसलमानों के जो स्कूल्स थे और पाठशाला यहाँ पर जो है ये स्कूल्स की ही बात है, लेकिन ये जो हिंदुओं के स्कूल सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। जो आला मजहबी इदारे हैं उनको माली इमदाद भी दी जाएगी। जो पंडित हैं, मौलवी हैं, उनको डिफरेंट जो इनाम इकराम से भी नवाजा जाएगा, ठीक है। और जो अमीर हिंदुस्तानी हैं या बाअसर हिंदुस्तानी हैं जिनके लिंक्स हैं, कोई रेफरेंसेस हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उनके बच्चों को आला मुलाजमतें दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे नए इदारे बनाए जाएंगे जो कंपनी की जो नई ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकेंगे, और ऐसे अफराद भी तैयार किए जाएंगे जो इनका नया निज़ाम जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको कामयाब बनाने में मदद देंगे। अच्छा बेटा, अगर आप इन पॉइंट्स को देखें ना तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हर मुमकिन कोशिश है आहिस्ता 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 जो मुसलमानों का निज़ाम तालीम था उसके साथ साथ अपना निज़ाम तालीम भी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नया निज़ाम ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे ये आहिस्ता आहिस्ता जो पुराना निज़ाम है उसको ओवरलैप कर लेगा, उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए इसका इनकी हिकमत जो अमली थी, पॉलिसी थी, उसका इनको फ़ायदा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी जड़ें जो थी मजबूत कर ली, और जो मुसलमानों का निज़ाम तालीम था वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए चार्टर एक्ट है यहाँ पर 1813 का, ठीक है। और ये जो चार्टर एक्ट था ये जो पाकिस्तान के हिंदुस्तान जो था उसकी जो एजुकेशनल पूरी हिस्ट्री है उसमें एक टर्निंग पॉइंट है। ये बाकायदा एक एक्ट था जो पास हुआ था जो आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां से, और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है इसके ऊपर आप हेडिंग दे लें चार्टर एक्ट। ये जो नीचे 1813 से शुरू हो रहा है ना, नीचे पॉइंट 2 है यहाँ पर, ये चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट नहीं है। यहाँ पर जो हम ये पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं ये चार्टर एक्ट है, ठीक है। तो आपने हेडिंग यहाँ पर लिख लेनी है चार्टर एक्ट। अच्छा जी, चार्टर एक्ट के अहम पॉइंट्स क्या थे? तालीम कंपनी की जिम्मेदारी है और वो खुद 1 लाख रुपया जो है हिंदुस्तानियों की तालीम के लिए मखसूस कर देगी। और इसका फ़ायदा क्या होना था? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करना था तो तालीम भी उन्होंने अपनी मर्जी की देनी थी। उसके बाद क्या है कि जो तालीम के लिए मखसूस की गई रकम होगी वो जो मगरबी अलूम है उनको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी, और मशरकी अलूम भी उसकी मदद से पढ़ाए जाएंगे, और जो अहले इल्म है उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, ठीक है। तालीम का मकसद क्या होगा? ईसाईयत का पैगाम पहुंचाना, ठीक है। और जो मिशनरी इदारे हैं या क्रिश्चियन स्कूल्स हैं वो उसकी सरपरस्ती करेंगे। और फिर चौथा पॉइंट क्या है? मगरबी अलूम और साइंस की तालीम जो है उसके लिए जरिया तालीम क्या होगा? अंग्रेजी ज़ुबान। जबकि इससे पहले मुसलमान अरेबिक और पर्शियन ये 2 लैंग्वेजेस पढ़ा रहे थे, इन्होंने अंग्रेजी ज़ुबान की बात की, ठीक है। अच्छा बेटा, अब अगर आप इन पॉइंट्स को गौर से देखें तो यहाँ पर मुस्लिम एजुकेशन टोटली ख़त्म हो गई है तकरीबन। देखिए, कंपनी ने जिम्मेदारी ले ली, पैसे भी वो दे रही है, ईसाईयत की तालीम भी वो दे रही है, ज़ुबान भी उसने तब्दील करके अंग्रेज़ी कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर
हमेशा हमेशा के लिए जो मुसलमानों का निज़ाम तालीम था अंग्रेज़ों ने आकर तकरीबन ख़त्म कर दिया। ठीक है, मुसलमानों का मकसद तालीम क्या था? इंसानों को इंसान बनाना। और इन्होंने क्या, सिर्फ लोगों को मुलाजमत के लिए तैयार करना जो है अपना मकसद बना लिया हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये देखिए यहाँ पर चार्टर रिपोर्ट, चार्टर एक्ट की जो हेडिंग है ये बेसिकली चार्टर एक्ट ऊपर एक्सप्लेन हो गया है। जो 4 पॉइंट्स है ना, ये चार्टर एक्ट है। जो अब नीचे है ये चार्टर एक्ट नहीं है। इंट्रोडक्शन जरूर चार्टर एक्ट का है, लेकिन जो एक्ट के पॉइंट्स हैं ये ऊपर डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो पढ़ने वाली चीज है ये लास्ट लाइन देखिए, बेंटिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, लॉर्ड मैकाले जो है उसने जो है कुछ पॉइंट्स और अपने प्रेजेंट किए। जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम था उसको रिप्लेस करने के लिए इसने कुछ पॉइंट्स और दिए। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले जो है उसकी जो सिफारिशात थी उनकी रोशनी में एक और तालीमी पॉलिसी बनी जो 7 मार्च 1835 को मंजूर भी हो गई। उस तालीमी पॉलिसी का नाम था बेंटिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये बेंटिंग रेजोल्यूशन के पॉइंट्स हैं, ये चार्टर एक्ट के पॉइंट्स नहीं हैं। बेटा मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है चार्टर एक्ट पर नोट लिखें तो बच्चे ये पॉइंट्स लिख देते हैं, जबकि इससे पिछले पेज पर देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स हैं चार्टर एक्ट के, और जो अगले पॉइंट्स हैं ये हैं बेंटिंग रेजोल्यूशन के। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक आपका जो काम है वो इतना ही है, आपने इंट्रोडक्शन और चार्टर एक्ट ये तैयार करना है। ठीक है बेटा, चलें अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।